जाऊंगा, पहले टेस्ट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में आपको खुशामदीद। बायोलॉजी में कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 9 था किंगडम प्लांटी, और अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा है चैप्टर 10 और इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 5 में आपने 5 किंगडम्स पढ़े कि हमारे पास दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम कर रखा है। पहला किंगडम था मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। फिर मैंने आपको उसी चैप्टर में बताया था कि आप अब आने वाले चैप्टरों में हर एक चैप्टर में एक किंगडम को स्टडी करोगे। तो चैप्टर 6 में आपने पहला किंगडम पढ़ा, किंगडम मुनेरा या प्रोकैरियोटी। चैप्टर 7 में आपने दूसरा किंगडम पढ़ा, किंगडम प्रोक्टोपिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। चैप्टर 8 में आपने तीसरा किंगडम पढ़ा, किंगडम फंजाई। चैप्टर 9 में आपने चौथा किंगडम पढ़ा, किंगडम प्लांटी। और अब आप चैप्टर 10 में पांचवा और आखिरी किंगडम पढ़ने जा रहे हो, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर के अख्ताम पर जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आपका वो जो एक क्लासिफिकेशन का हिस्सा सेक्शन चलता आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। 5 किंगडम्स आपने पढ़े, डिटेल्स के अंदर पढ़े, उनकी सारी मालूमात देखी, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर हम सिस्टम्स वाली मालूमात पर आते हैं। तो अब हम अपना 5वां किंगडम शुरू करने वाले हैं जी। रॉबर्ट विटिकर ने आपको 5 किंगडम्स दिए थे, उनमें जो 5वां किंगडम था वो था किंगडम एनिमेलिया। रॉबर्ट विटिकर ने इस किंगडम की जो जनरल कैरेक्टर्स रखी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, बुनियादी खासियतें क्या हैं। पहली बात, इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको एनिमल्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स को आप इसके क्या कहते हो, एनिमल्स। तो एनिमल्स कहते हैं हम असल में। एनिमल्स सब कहते हैं ना, जानवर, हर किसी को इंसान भी जानवर। इंसान जानवर क्यों है, इंसान एनिमल क्यों कहलाता है? क्योंकि इंसान इस किंगडम से ताल्लुक़ रखता है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जेली फिश, अर्थवर्म, लीफ, ये सारे एनिमल्स कहलाते हैं। वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू दिस किंगडम। तो इस किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को आप एनिमल्स कहते हैं। जिस तरह किंगडम जो है प्लांटी वालों को हमने प्लांट कहा था, इस तरह इनको एनिमल्स कहते हैं। इनकी मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं जी? इस किंगडम के अंदर आपने अगर ऑर्गेनिज्म को डालना है तो उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, या यूं कह लें कि इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या उनके अंदर कॉमन चीज़ें। तो वो कैरेक्टर्स क्या है जी? सबसे पहली बात, दे आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में नहीं है। पहले, बहुत पहले जब ये किंगडम नहीं बना था, जब क्लासिफिकेशन में किंगडम्स की तादाद कम थी, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते थे। एमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, ठीक है, जिनको हम प्रोटोजुआ कहते हैं, वो भी पाए जाते थे। लेकिन फिर जब रॉबर्ट विटिकर ने क्लासिफिकेशन की तो रॉबर्ट विटिकर ने इसमें से तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया था और दूसरे किंगडम में डाल दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा में। लिहाजा अब किंगडम एनिमल में, किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही बचे हैं। और मल्टी सेलुलर कहते हो आप उन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। अब इस किंगडम में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उस हिसाब से 3 डिवीजन है या 3 ग्रुप है। एक कहलाता था प्रोटोजोआ, जो कि अब इसमें नहीं है एक्चुअल में। तो यानी कि जब वो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे ना, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब पहले इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, तो फिर क्या होता था जी, किंगडम एनिमल के अंदर फिर हमने 3 छोटे डिविजन्स बनाए थे, प्रोटोजोआ, पैराजोआ और मेटाजोआ। पैराजोआ और मेटाजोआ, ठीक है जी, मेटाजोआ। ये पहले की बात कर रहा हूँ इसलिए ओल्ड लिख देता हूँ, ओल्ड बिलीफ। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब किंगडम एनिमल के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शामिल थे। तो किंगडम एनिमल में, किंगडम एनिमेलिया में पहले 3 डिविजन्स पाए जाते थे। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ कहते थे हम, इस डिवीजन में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को डाला हुआ था, उन एनिमल्स को डाला हुआ था जो यूनिसेलुलर हुआ करते थे। पैराजुआ में हमने उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाला हुआ था कि जिनकी बॉडी में सेल्स तो बहुत सारे होते थे,
लेकिन उन्होंने मिलकर टिश्यू नहीं बनाए हुए होते थे। आप जानते हैं जी, हमने पढ़ा हुआ भी है और पिछली क्लासेज में भी पढ़ा है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं फिर वो ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बन के वो बन जाते हैं टिश्यू। बहुत सारे सेल्स होंगे, ग्रुप बनेगा और वो कहलाता है टिश्यू। लेकिन ये जो पैराजोआ होते हैं इनके अंदर होते तो बहुत सारे सेल हैं, लेकिन वो ग्रुप होकर टिश्यू नहीं बनाते। हर सेल अलग जिंदा रह रहा होता है। एवरी सेल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक लिहाज से अलग अलग रह रहा है। वो ग्रुप बन के टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो टिश्यू एब्सेंट लिख देते हैं हम इसमें। होते हैं मल्टी सेलुलर है, लेकिन टिश्यू जो है होते हैं वो एब्सेंट होता है। जाहिर बात है, टिश्यू एब्सेंट है तो फिर ऑर्गन्स भी नहीं होते, सिस्टम्स भी नहीं होते। बड़े सिंपल से होते हैं ये। इनके सेल्स ने जब टिश्यू नहीं बनाया हुआ तो टिश्यू के ग्रुप कहलाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ग्रुप हो जाता है तो सिस्टम, वो सब एब्सेंट हो गए। जबकि मेटाजोआ में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो मल्टी सेलुलर होते थे, मल्टी सेलुलर होते थे, और इनके जो सेल्स हैं वो कंबाइन करके अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया करते थे। यानी बहुत सारे सेल्स जिनको एक जैसा काम करना होता था वो ग्रुप कर जाते हैं और वो टिश्यू बन जाते हैं। फिर टिश्यू के ग्रुप होते हैं वो ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन्स ग्रुप हो जाते हैं तो वो सिस्टम बनते हैं। तो ये तीन पहले जो है, जब किंगडम एनिमल, पुराना किंगडम एनिमल था रॉबर्ट विटेकर से पहले, उसमें इसमें तीन डिविजन थे। एक यूनिसेलुलर का डिवीजन था प्रोटोजोआ के नाम से, एक मल्टी सेलुलर का डिवीजन था जिसमें टिश्यू एब्सेंट होते थे, उनको हम कहते थे पैराजोआ, और एक वो मल्टी सेलुलर थे जिनके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते थे, जिनकी मिसाल के तौर पे मेटाजोआ। अगर मैं आपको इनकी एग्जाम्पल बताऊं तो प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल एमीबा हो जाती है, क्योंकि वो एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। इस पैराजोआ की एग्जाम्पल जो है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्पॉन्जी, क्योंकि ये स्पॉन्जी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल्स ने टिश्यूज नहीं बनाए हुए होते। जबकि मेटाजोआ की एग्जाम्पल हम और आप और तकरीबन सारे एनिमल्स हो जाते हैं। 90% एनिमल्स जो है वो मेटाजोआ होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर जब रॉबर्ट विटिकर आया तो रॉबर्ट विटिकर ने ये वाला जो पहला ग्रुप है प्रोटोजोआ, इसको यहाँ से निकाल दिया और इसको ग्रुप को निकाल के उसने दूसरे किंगडम में डाल दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया था। ठीक है, तो खैर बहरहाल अभी आप ये पढ़ते हैं, ये टर्म्स चूंकि अब हैं, अब भी यूज़ हो रही है बायोलॉजी में, इसलिए हमने इनको पढ़ लिया। पैराजोआ, प्रोटोजोआ, तो आप समझ जाए कि जब भी प्रोटोजोआ का मतलब होता है तो इसका मतलब है यूनिसेलुलर, पैराजोआ का मतलब होता है टिश्यू एब्सेंट है वो वाले मल्टी सेलुलर, मेटाजोआ का मतलब होता है टिश्यू प्रेजेंट वो वाले मल्टी सेलुलर। उसके बाद तीसरा मेजर करेक्टर है इनका वो ये कि इनके सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है इनके सेल के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अगर आप एनिमल्स के सेल को देखोगे तो आपको वो सेल कैसा नज़र आएगा जी, कि ये सेल है और मेम्ब्रेन नज़र आएगी जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से आपको न्यूक्लियस वाजे तौर पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, इसके अपोजिट टर्म जो होती है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती और सिर्फ उनका एक ही किंगडम है, पहला किंगडम, किंगडम प्रोकैरियोटिक। ये दूसरा करेक्टर होता है। तीसरा चौथा अहम तरीन करेक्टर होता है वो ये कि दे आर हेट्रोट्रॉप। ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। इनको अपना खाना हासिल करने के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड करना पड़ता है, ये अपने एनवायरनमेंट से खाने को हासिल करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर खुद खाना तैयार नहीं होता। इस करेक्टर की वजह से ये पिछले किंगडम से अलग हो जाते हैं। किंगडम प्लांटी का मेजर करेक्टर एक था कि जी वो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। तो इस वजह से ये किंगडम एनिमेलिया जो है किंगडम प्लांटी से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो दे आर हेट्रोट्रॉपिक, इनका जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है जी, और भी बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं इनके अंदर, और सिस्टम्स वेल डिवेलप होते हैं और इक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। वो फिर इनके वो हम उसमें फाइलम्स में पढ़ेंगे। तो मेजर करेक्टर्स हमने अभी बात कर ली। सेल वॉल एक और लिख लें आप कि जी सेल वॉल एब्सेंट होती है इनके अंदर, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनके सेल के अंदर, आपको वॉल में नहीं मिलेगी। सेल वॉल एब्सेंट, इनके सेल के अंदर खाली स्टार्ट जो होता है इनका सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, वॉल मौजूद नहीं होती। ये सेल वॉल प्रेजेंट वाला जो करेक्टर होता है ये दो किंगडम में मिला आपको ना, प्लांटी में और पंजाय में, इसमें ये नहीं है। तो इस वजह से ये फंगस से भी डिफरेंट हो गया, प्लांट से भी डिफरेंट हो गया। तो इट इज द जनरल करेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जिस किंगडम को हम पढ़ने जा रहे हैं ये उसके जनरल करेक्टर्स हैं। अब उसके बाद आपने टेक्सोनोमिक हिरार्की पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 5 में, कि बायोलॉजी के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़े ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं किंगडम।
फिर किंगडम के बाद हम हर किंगडम के अंदर मजीद छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं फाइलम। ठीक है, हर किंगडम के अंदर आपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए जिनको आप फाइलम कहते हो। बस किंगडम प्लांट के अंदर हम फाइलम नहीं कहते, प्लांट के अंदर हम कहते हैं डिवीजन। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने ये बात की भी है। तो आपके पास 5 किंगडम है, तो हर किंगडम में फाइलम्स मौजूद है। फिर फाइलम्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। फाइलम्स के अंदर आपको छोटे छोटे ग्रुप मिलेंगे, उनको आप कहते हो क्लासेस। फिर क्लासेस के अंदर होता है ऑर्डर, फिर ऑर्डर के अंदर होता है फैमिली, फैमिली के अंदर होता है जीनस, जीनस के अंदर होता है स्पीशीज, और स्पीशी एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं इसको, इसको हमने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। तो बायोलॉजी में हमारे पास जो सबसे बड़े ग्रुप होते हैं दे आर कॉल्ड किंगडम्स। और फिर किंगडम्स के बाद जो आपको दूसरा टॉप ग्रुप मिलता है उसको आप कहते हो फाइलम्स। एनिमल्स की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया की, तो फाइलम कहेंगे। प्लांट की होती है तो डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में इस किंगडम एनिमल, किंगडम तो हमारा एक ही है, किंगडम एनिमल, हमने इस चैप्टर में किंगडम में मौजूद, किंगडम एनिमल में मौजूद जो फाइलम्स हैं उनको स्टडी करना है, और हर फाइलम की कौन कौन सी क्लासेस हैं उनको देखनी है। यानी हमने किंगडम एनिमल के ये 2 ग्रुप स्टडी करने होंगे। तो आपके पास जो किंगडम एनिमल है, किंगडम एनिमेलिया, आपने देखना होगा कि इस किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से फाइलम्स मौजूद हैं, और फिर हर फाइलम की क्लास को आप स्टडी करोगे। ठीक है जी। अब फाइलम बहुत सारे, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एक्टिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा के अंदर मजीद बहुत सारे फाइलम, सब फाइलम्स है, फिर क्लासेस है। अब वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे आगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन इन फाइलम को पढ़ने से पहले हम कुछ जर्नल टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो हम, जैसे कि अभी आया ना हेटरोट्रॉप, ये करेक्टर होता है, एक वर्ड होता है हेटरोट्रॉप। आपके पता होना चाहिए हेटरोट्रॉप का मतलब क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर नहीं करते। ठीक है, जैसे आपने फैमिलीज को स्टडी किया, किंगडम प्लांटी में आपने फैमिलीज को स्टडी किया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, दे आर सिंगल वर्ड्स जो कि होते क्या है वो हमें समझना है। तो हमारे पास किंगडम एनिमल में जो फाइलम्स आएंगे उनके अंदर हमने कुछ टर्म्स हैं जी, उन टर्म्स को स्टडी करते हैं जो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स के अंदर फर्क पैदा करने के लिए हमने कुछ टर्म्स बनाई है, तो जरा उनको स्टडी करते हैं। बहुत सारी टर्म्स है क्योंकि छोटी छोटी सी। ठीक है जी, तो अब हम उन टर्म्स को स्टडी करते हैं। कौन कौन सी टर्म्स है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री की। सबसे पहले हमें बात करनी होगी सिमेट्री की। इसके अंदर आपके पास वो आता है जी बायलेटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल, वो जो हमने प्लांट में भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब पढ़ी है। सिमेट्री क्या होती है जी, ऑर्गेनिज्म के अंदर, मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। यानी ये लाइन होती तो नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन हमने तस्वुर की हुई होती है, एक लाइन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस के एतबार से ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो अंदर फिट हुए होते हैं। ऐसे इस सेंट्रल एक्सिस के एतबार से अरेंजमेंट हुई हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि जी आप एक कमरे को सेट करो, आप क्या करोगे, अपना एक मेन रेफरेंस पॉइंट बनाओगे। मिसाल के तौर पे बेडरूम है, तो आप अपना एक मेन रेफरेंस पॉइंट बनाओगे कि यार मैं यहाँ बैठूंगा, और फिर आप उस रेफरेंस पॉइंट के एतबार से अपने कमरे को अरेंज करते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कमरा है जी, आपसे कहा जाए इसको सेट करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ये रेफरेंस पॉइंट बना लूंगा कि ये मेरा सिटिंग पॉइंट है। अब मैं उस हिसाब से यहाँ अपने आप को अरेंज करूंगा कि जी यहाँ मैंने टीवी रखा, यहाँ मैंने फ्रिज रखा, यहाँ मैंने अलमारी रखी, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी हुआ है। एनिमल के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस, और फिर उस सेंट्रल एक्सिस के एतबार से ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। जैसे हम अगर इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर बिल्कुल वर्टिकल एक सेंट्रल एक्सिस है जी लंबाई में। जैसे कि ये अगर इंसान है जी, ये इसका जिस्म, ये पैर, ये हाथ, ये है जी वो सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस पे मौजूद होता है दिमाग, तो कि आपका कंट्रोल सेंटर होता है, और फिर उस हिसाब से आपकी अरेंजमेंट हुई है ऑर्गन की। तो इस अरेंजमेंट को अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। ये सिमेट्री कहलाती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस, और ऑर्गन्स उस सेंट्रल एक्सिस के एतबार से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ जी, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ
different arrangement of different parts of body around central axis। ठीक है, इसको आप कहते हो सिमेट्री। अब सिमेट्री की हमारे पास सिमेट्री के एतबार से अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, इसके एतबार से हमारे पास तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक कहलाते हैं एसिमेट्रिकल, एक कहलाते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, और एक कहलाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है जी, एक होते हैं एसिमेट्रिकल। अब मैं पहले एसिमेट्रिकल की बात करता हूँ। एसिमेट्रिकल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं कि जिनके अंदर सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स अरेंज किए हुए होते हैं उनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। यानी मैंने आपको बायलेटरली और रेडियल बताया था कि मिसाल के तौर पे आपके पास प्याज ले लो, आप प्याज आपके पास है, ये प्याज तो ऐसी नहीं होती, गोल होती है भाई। ये आपके पास प्याज है जी। अगर आप प्याज को इस लाइन से काटो, लंबाई में काटो, आपकी प्याज दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो जाएगी। ऐसे अरेंजमेंट होगी आपकी ऑर्गन्स की कि अगर आपने वर्टिकल काटा, आपकी प्याज दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। इसी तरीके से अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल काटोगे तब भी आपकी प्याज जो है वो दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ऐसे अरेंजमेंट हुई है कि आप किसी भी तरीके से काटो इक्वल चीज मिलेगी, आपको दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। इतनी बेहतरीन अरेंजमेंट हुई है। इसी तरीके से अगर हम इंसान को देखें, ये इंसान है जी, सपोज करें ये उसका हाथ है, ये उसका जिस्म हो गया, अजीब सा ये पैर हो गया। इंसान का मामला ये है कि इंसान को अगर हम ऐसे लंबाई में वर्टिकल लाइन से काटें तो ये आपका दो इक्वल पार्ट में तकसीम हो जाएगा। एक आंख एक पार्ट पर, दोनों पार्टों पर एक आंख आ रही होगी, एक हाथ आ रहा होगा, एक एक पैर आ रहा होगा, एक एक किडनी आ रहा होगा, आधा दिमाग इधर जा रहा है, आधा दिमाग इधर जा रहा है, इक्वल पार्ट में तकसीम होगा। लेकिन सिर्फ इसी लाइन से काटेंगे तो, अगर आप इंसान को हॉरिजॉन्टल काटो, ऐसे कैसे काटो, ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर ये इक्वल पार्ट नहीं होंगे। सर ब्रेन ऊपर है, नीचे नहीं है, नीचे दो पैर है, ऊपर पैर नहीं है, ऊपर दो हाथ है, नीचे हाथ नहीं है, ऊपर लंग्स है, नीचे लंग्स नहीं है। फर्क आ गया ना, इक्वल पार्ट्स में तकसीम नहीं हुआ। तो इंसानों की अरेंजमेंट किस तरह हुई है कि आप खाली एक एक लाइन में काटोगे तो जाके वो इक्वल पार्ट में तकसीम होगा, दूसरी लाइन से काटोगे तो नहीं होगा। जबकि प्याज और बहुत से ऐसे ऑर्गन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, पढ़ेंगे हम अभी, इसको वो होता है, अल्लाह आपका भला करे, जेलीफिश वगैरह। जेलीफिश को आप किसी भी एंगल से काटो इजीली तकसीम होता है। हाइड्रा वगैरह किसी भी एंगल से काटो इजीली तकसीम हो जाएगा किसी भी पार्ट से। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके सामने आ रहे हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनको अगर आप वर्टिकल काटो, हॉरिजॉन्टल काटो, किसी भी एक्सिस से काटो, एक से ज्यादा एक्सिस से आप काट रहे हो, इक्वल पार्ट्स आपको मिल रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। जैसे कि प्याज हो गई, बॉल हो जाती है, तो यार रेडियली सिमेट्रिकल। तो रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को अगर आप एक से ज्यादा लाइन, एक से ज्यादा प्लेन में काटें, आपको इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, उनको आप रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। जबकि ये जो इंसान वाला मामला है कि इनको आप खाली एक ही प्लेन में काटोगे तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, इनको हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको आप किसी भी लाइन से काट लो, एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी कि वो इक्वल पार्ट में तकसीम हो जाए, एक भी लाइन। यानी आप उसको वर्टिकल काटो, हॉरिजॉन्टल काटो, डायगोनल के तरीके से काटो, इक्वल पार्ट में तकसीम ही नहीं होगा वो, उसकी अरेंजमेंट बड़ी इरेगुलर तरीके से हुई होती है, उनको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये सिमेट्री होती है जो हम क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे। अगर आपको कहा जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो आप समझ जाएं कि इसको आप खाली एक ही प्लेन में काटोगे, इक्वल पार्ट मिलेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कोई ऑर्गेनिज्म रेडियली सिमेट्रिकल है, तो आप समझ जाएं कि इसको अगर आप एक से ज्यादा लाइन के अंदर आप इसको काट सकते हैं, इक्वल पार्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर आपसे कहा जाता है कि एसिमेट्रिकल है, तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर इक्वल पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि किन किन फाइलम के अंदर ये करेक्टर्स पाया जाएगा। ठीक है जी, आपको ये जो पहला वाला होता है एसिमेट्रिकल, ये आपको खाली एक ही फाइलम में मिलेगा, पॉरीफेरा।
पॉरीफेरा जो फाइलम पढ़ेंगे उसके ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी उनके अंदर इक्वल पार्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। जबकि रेडियली सिमेट्रिकल जो होते हैं ये आपको मिलेंगे निडेरियंस और एकिनोडर्मेटा। ये दो फाइलम आएंगे जो कि आपके पास जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, एकिनोडर्मेटा। ठीक है जी। यानी कि इन दो ऑर्गेनिजम्स, इन दो फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप एक से ज़्यादा लाइन से काटो, इक्वल पार्ट में तकसीम होंगे। बाकी तमाम फाइलम, रेस्ट ऑफ बाकी तमाम फाइलम जितने भी होंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं। बाकी जितने भी फाइलम आएंगे वो आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल। तो आपके पास एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम है, एक फाइलम उसमें से एसिमेट्रिकल है, पॉरीफेरा, दो फाइलम उसमें से रेडियली सिमेट्रिकल है, निडेरियंस और एकिनोडर्मेटा। जबकि बाकी तमाम जो फाइलम है आपके, वो बाकी तमाम फाइलम आपके जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये तो सिमेट्री हो गई थी, पहला कैरेक्टर जो हम क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे। दूसरे कैरेक्टर पर आते हैं जी, और कौन सा क्लासिफिकेशन में हमें कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। दूसरा कैरेक्टर हमें जो है वो यूज करना पड़ेगा वो है जी प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। ये क्या होते हैं जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, और कुछ होते हैं जी प्रोटो तो लिखा ही नहीं मैंने, प्रोटोस्टोम, और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ड्यूटरोस्टोम, प्रोटोस्टोम और ऐसे करते हैं। और दूसरे जो ग्रुप्स होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म वो कहलाएंगे ड्यूटरोस्टोम। बड़ा मामूली सा फर्क होता है। आपने पढ़ा होगा कि मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होके एक छोटा सा बेबी ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जो सभी जिसके भी ऑर्गेनिज्म का जाइगोट होगा उसमें तैयार होगा। अब इस डेवलपमेंट के दौरान जाइगोट जब डिवेलप हो रहा होता है तो कुछ स्टेजेस आती है। एक स्टेज आती है सिलिएवेज, एक आती है गैस्ट्रूला, एक आती है ब्लास्ट्यूला, आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस आती है। ये तो जब सेकंड ईयर में आप डेवलपमेंट नाम का चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। पहली स्टेज आती है जी सिलिएवेज, फिर आती है ब्लास्टूला, फिर आती है गैस्ट्रूला, फिर आती है नेरूला। तीन चार स्टेजेस आती है। अब उसमें ये जो दूसरी स्टेज आती है ना ब्लास्टूला, इसमें क्या होता है जी, एक सुराख बनता है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोफोर। क्या कहते हैं हम उसको, ब्लास्टो का भी नाम लिखूंगा, उस सुराख को हम कहते हैं ब्लास्टोफोर। अब ये ब्लास्टोफोर और ये जो शुरू की स्टेजेस आती हैं, तो फिर ये जो चीज़ें बनती हैं इसमें, इनसे फिर आपकी पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होती है। जैसे मिसाल के तौर पे नेरुला स्टेज के अंदर जो है, गैस्ट्रूला स्टेज में, तीसरी स्टेज में 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोदम, मीजोदम, एंडोदम। फिर एक्टोदम से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, मीजोदम से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, एंडोदम से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। ये जो स्टेजेस के डेवलपमेंट के स्टेजेस के दौरान कुछ चीज़ें बनती हैं और उनसे फिर आगे की चीज़ें डेवलप होती हैं। अब आपको क्या बताया, जब ब्लास्टूला नाम की स्टेज में एक सुराख तैयार होता है जिसको आप कहते हो ब्लास्टोफोर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोफोर आगे जाके माउथ बनता है, मुंह बन जाता है। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोफोर पहले एनस बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा एनस बनता है, और उसके बाद आगे जाके मजीद थोड़ी सी डेवलपमेंट के बाद वो माउथ बनता है। ये कुछ फर्क आया डेवलपमेंट का। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लास्टोफोर जो है, ब्लास्टोफोर जो है वो आगे जाके डिवेलप होता है किसके अंदर, माउथ के अंदर, उनको आप कहते हो प्रोटोस्टोम। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लास्टोफोर जो है वो पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है, उनको आप कहते हो ड्यूटरोस्टोम। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक सा फर्क है, इसने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब इसमें भी हम फाइलम की बात कर लेते हैं जी, कौन कौन से फाइलम है जो प्रोटोस्टोम होते हैं जी। आपके पास इस फाइलम में एनिलीडा आएगा इस क्लास के अंदर। एनिलीडा जो होते हैं यानी कि अर्थवॉर्म वाले जो फाइलम है ना, जिसमें अर्थवॉर्म की एग्जाम्पल होती है, या मोलस्कन्स होते हैं, यानी कि वो जो सिप्पी, स्नेल वगैरह वो वाला, इस मोलस्कन्स कहलाते हैं। और आर्थ्रोपोड, इन्वर्टिब्रेट का जो सबसे बड़ा फाइलम होता है जिसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं, आर्थ्रोपोडा। ये तीनों जो है वो प्रोटोस्टोम होते हैं। जबकि बाकी सारे एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आप कह लो कि वो ड्यूटरोस्टोम होते हैं। ठीक है जी, बाकी तमाम जो है वो ड्यूटरोस्टोम होंगे, ऑल, इन तीन के अलावा।
तो ये भी एक करेक्टर यूज़ किया जाएगा क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, क्लासिफिकेशन में। मज़ीद बात करते हैं जी, अगला करेक्टर जो हमने डिस्कस करना है, जो हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करेंगे, थर्ड वन सीलोम। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, सीलोम। ठीक है जी, ये भी एक करेक्टर है जिसकी वजह से एनिमल में तकसीम हुई भी है। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी क्या होती है जी, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 लेयर बनती है जी, जब वो डेवलप हो रहा होता है तो 3 लेयर बनती है। ये आपके पास आ गई जी पहली लेयर, अच्छी सी डायग्राम बनाए ना। ठीक है जी, सपोज करें जी ये आपके पास आ गई पहली लेयर। ठीक है जी, ये आपकी पहली लेयर आ गई, मैं पूरा सर्किल नहीं बना रहा। इसको आप कहते हो एक्टोदम, एक्टोदम। फिर आती है जी एक्टोदम में, चले हम ये कलर कर देते हैं क्योंकि अभी इसमें फ़र्क पड़ता है ना, एक्टोदम। उसके बाद दूसरी लेयर कहलाती है मीजोडम, ये कहलाती है मीजोडम, दूसरी लेयर कहलाएगी मीजोडम। और फिर तीसरी लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एंडोदम, ये होती है एंडोदम। ठीक है जी, एंडोदम। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इस मीजोडर्म की लेयर के बीच में एक खाली स्पेस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम। यानी कि कैसा मामला होता है उनका कि जी ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म आ गई। अब ये जो मीजोडर्म है ना, मीजोडर्म तकसीम हो जाएगी, एक ये हो गई ऊपर और एक ये हो गई नीचे। देखो मीजोडर्म बीच में से टूट गई और बीच में आपको एक खाली स्पेस मिल जाती है। और फिर ये तीसरी लेयर अपनी अपनी जगह पे होती है जी, एंडोडर्म। ये तो आप देख रहे हो, ये आ गई, ये कुछ हिस्सा आ गया, ये बॉडी कैविटी आ गई, ये हिस्सा, इसको आप कहते हो बॉडी कैविटी या सीलोम। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये बॉडी कैविटी नहीं आती, कुछ में ये आती है, कुछ में ये अजीब सी आती है, यानी कि बीच में नहीं आती, कहीं यहाँ पे मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाती है, मीजोडर्म के बीच में नहीं आती। तो उस हिसाब से आपने ऑर्गेनिजम्स की 3 टाइप रखी है। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कैविटी डेवलप नहीं होती, यानी पहले एक्टोदर्म होता है, फिर मीजोदर्म होता है, फिर एंडोदर्म होता है। ठीक है, ये इतनी गंदा सा हो गया ना। हाँ, तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर पहले एक्टोदर्म होती है, फिर मीजोदर्म होती है, फिर एंडोदर्म होती है, और कोई बॉडी कैविटी नहीं आती, इनको आप कहते हो नंबर 1, इनको आप कहते हो सीलोम, ओ ए सीलोम। क्या कहते हो आप इनको? ए सीलोमेटिक या ए सीलोम या ए सीलोमेट। ठीक है, ए का मतलब नहीं, तो ये ए सीलोमेट का मतलब हो गया बॉडी कैविटी नहीं है। तो जो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के दौरान जो 3 लेयर्स बनती है, जर्म लेयर्स कहते हैं इनको, एंडोदर्म, मीजोदर्म, एंडोदर्म, उनके दिन में कैविटी नहीं आती है। उसके बाद ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नंबर 2, जिनके अंदर एक प्रॉपर कैविटी आई है जी, तो ये आपके पास एक्टोदर्म है, तो ये मीजोडर्म टूट गई, देखें आप मीजोडर्म 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, ये और ये, और ये आपके पास है एंडोदर्म, और बीच में आपको ये मिल रही है क्या? बॉडी कैविटी। प्रॉपर बॉडी कैविटी आ जाती है, ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं इसको हम, ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, उनको आप कहते हो सीलोमेट। उनके अंदर एक बिल्कुल असली सही प्रॉपर बॉडी कैविटी मौजूद होती है, उनको आप कहते हो सीलोमेट। और तीसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे ऐसे कि जिनके अंदर, यहाँ बनाते हैं, जिनके अंदर क्या होगा जी, ये एक्टोदर्म होगा, ये एक्टोदर्म हो गया, ठीक है, ये एक्टो हो गया। फिर उसके बाद मीजोडर्म होगा, मीजोडर्म नहीं टूट रहा, ये मीजोडर्म होगा, मीजोडर्म। फिर बॉडी कैविटी होगी, और उसके बाद एंडोडर्म आ रहा होगा। गलत जगह पे बॉडी कैविटी बन गई, है तो सही बॉडी कैविटी, लेकिन गलत जगह बन रही है। ये रही जी बॉडी कैविटी, देखें, लेकिन गलत जगह पर आ रही है, जहां बॉडी कैविटी होनी का चाहिए, मीजोडर्म लेयर के बीच में। और इनमें क्या हो रहा है जी, बॉडी कैविटी डेवलप तो हो रही है, लेकिन मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ रही है, इनको आप कहते हो सीडो सीलोमेट। सीडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है, आपने ये टर्म जो है किंगडम प्लांटी में पढ़ा है, फॉल्स लीफ, सीडो सीलोमेट। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी
मौजूद होती है। तो बॉडी कैविटी के एतबार से ये 3 ग्रुप्स आपके पास होंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस वाले जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, उनके अंदर जो है वो बॉडी कैविटी नहीं होती। एग्जाम्पल मैं कहाँ लिखूँगा, ये मैं ज़बानी बोल यहाँ लिख देता हूँ। ये वाले जो होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, ये कौन है जी? फॉर एग्जाम्पल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, उनमें आपको बॉडी कैविटी नहीं मिलती जी, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में। जबकि ये वाले जो होते हैं सीडोसिलोमेट, ये नीमाटोडा होते हैं। ये वाले सीडोसिलोमेट ये नीमाटोडा होते हैं। राउंड वॉर्म से जिनका ताल्लुक है ना, जिस फाइलम में राउंड वॉर्म होता है वो वाले नीमाटोडा। जबकि बाकी तमाम फाइलम यानी एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के तमाम फाइलम जो हैं वो ट्रू बॉडी कैविटी वाले होते हैं। एनिलिडा से कॉर्डेटा तक, इंसान भी कॉर्डेटा में आ रहा होता है। ठीक है, ये जो आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थस है, इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, एसिलोमेट होते हैं। और नीमाटोडा जो होते हैं उनके पास एक फॉल्स सी बॉडी कैविटी मौजूद होती है, वो सीडोसिलोमेट कहलाते हैं। जबकि बाकी तमाम फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सारे जो हैं वो बॉडी कैविटी रखते हैं, असली बॉडी कैविटी, जिसको आप कहते हो सीलोमेट। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, और भी एक 2-3 कैरेक्टर्स और आएंगे। एक आता है जी सिसाइल मोटाइल। चौथा कैरेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा सिसाइल मोटाइल। सिसाइल का मतलब होगा कि ये मूव नहीं कर सकता ऑर्गेनिज्म, कैन नॉट मूव, पौधे की तरह का, यानी कि एक जगह पर बस फिक्स हो गया, मूव नहीं कर सकता, उसको आप कहते हो सिसाइल। और दूसरे किस्म के कहलाएंगे मोटाइल, यानी कि जिनमें मोशन होता है, जिनमें मूवमेंट होगी। कैन मूव, जो हरकत कर सकते हैं। तो इंसान जो है कैन मूव। खाली फाइलम पॉरीफेरा जो है वो ये वाला फाइलम पॉरीफेरा जो है वो सिसाइल होता है। बाकी आपके पास ऑल जो है ना, रेस्ट ऑफ ऑल वो मोटाइल होंगे जी। अब उन मोटाइल में से कुछ, पूरे पूरे फाइलम में से कुछ एक दो ऑर्गेनिज्म सिसाइल निकल आए, वो एक और बात, लेकिन ज़्यादातर कैटेगरी जो है वो मोटाइल की आ रही होगी। तो सिसाइल मोटाइल वाला करेक्टर आएगा। और लेट मी थिंक, और अगर कुछ करेक्टर आए तो वो मैं आपको बीच में बताता जाऊँगा। पर बहरहाल मेरे हिसाब से तो यही जहन में आ रहे हैं मेरे करेक्टर्स के, यही क्लासिफिकेशन में यूज होंगे। सिसाइल मोटाइल आर्टो हेटरोटॉप्स सारे ही हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ करेक्टर्स ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह अब हम अब इसके जो है नेक्स्ट क्लास में अब हम फाइलम को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास था इस चैप्टर का एक चलना सा इंट्रोडक्शन, किंगडम एनिमल देखा हमने क्या होते हैं जी इसमें ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी चीज़ हमने क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हिस्सा पढ़ना है, फाइलम पढ़ना होगा इसमें, और उसकी क्लासेस देखनी होंगी। और फिर तीसरी चीज़ हमने देखी कि क्लासिफिकेशन के दौरान जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे, सिमेट्री और सीलोम और ब्लास्टोफोर और ड्यूट्रोस्को, ब्लास्टोफोर का मामला जो होता है, ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम और सिसाइल मोटाइल, हमने वो देखा।